हाय फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए बही खाता लेखा शास्त्र के साझेदारी के फर्स्ट चैप्टर के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हल कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो हमारे जो बचे हुए क्वेश्चन थे, साझेदारी संलेख से क्या आशय है। तो सबसे पहला है, साझेदारों के बीच अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों को निश्चित करने के लिए उनके बीच एक लिखित या मौखिक अनुबंध या समझौता एक ही चीज है। तो आपस में जब साझेदारी प्रारंभ करते हैं तो आदमी अपने लिए कुछ नियम बनाता है, साझेदार कुछ अपने लिए नियम बनाते हैं कि इसके अंतर्गत हमें कार्य करना है। तो ये जो नियम रहते हैं वो लिखित भी हो सकते हैं और अनुबंध मौखिक भी किए जा सकते हैं। इसे हम साझेदारी संलेख कहते हैं। इसके बाद हम इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर आएंगे। साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें कौन कौन सी होती हैं। तो साझेदारी संलेख की जो प्रमुख बातें होती हैं, इसके अंतर्गत सबसे पहला है फर्म का नाम। तो यहाँ पर साझेदारी में फर्म का नाम क्या होगा जिससे वह अपना व्यापार करेगी। यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि नाम क्या रखना है फर्म का, ठीक है। उसके बाद फर्म का पता क्या होगा। तो यहाँ पर साझेदारी फर्म में जो व्यापार चलेगा उसका स्थायी पता क्या होगा, दुकान का पता, व्यवसाय का पता, स्थायी पता। समझौता क्या है, लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। यदि लिखित समझौता करते हैं तो हमें उसमें ये प्रमुख बातों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। उसके बाद व्यापार का क्षेत्र, अर्थात साझेदार लोग जो व्यापार करेंगे उसका क्षेत्र क्या होगा। या तो स्थानीय होगा, अर्थात आप अपने स्थान विशेष पर माल को बेचेंगे। उसके बाद प्रांतीय मतलब एक राज्य की सीमा के अंदर ही अंदर आप उस अपने माल को बेचेंगे। उसके बाद होता है राष्ट्रीय मतलब आप अपना माल पूरे भारत के अंदर यदि बेचना चाहते हैं तो हमें उसके लिए राष्ट्रीय वो देना पड़ेगा। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, अर्थात यदि हम अपने माल को देश के विभिन्न देशों के कई जगहों पर माल बेचना चाह रहे हैं तो हमें इस पे फर्म का क्षेत्र का वर्णन भी करना चाहिए कि हमारा माल जो है वो कहाँ कहाँ किस किस देशों पर जाएगा। उसके बाद है साझेदारों के नाम व पते। साझेदारी संलेख में जो साझेदार है, जैसे 3 साझेदार है या 4 साझेदार है, तो उनके नाम व पते हमें साझेदारी संलेख में दिए हुए होने चाहिए। यदि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है या किसी प्रकार का कोई कारण बनता है तो उसमें साझेदारों के पते व नाम की जरूरत बहुत आवश्यक होती है। और अगला पॉइंट है साझेदारों की पूंजी, अर्थात साझेदार लोग कितनी मात्रा में पूंजी व्यापार में लगाएंगे, इसका वर्णन भी साझेदारी संलेख पर होना चाहिए। इसके बाद अगला जो पॉइंट है पूंजी पर ब्याज। साझेदारों ने जो पूंजी लगाई है व्यापार में, उस पर पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसका उल्लेख भी साझेदारी संलेख पर किया जाना चाहिए। इसके बाद मैं बता दूं कि साझेदारी संलेख की प्रमुख बातों पर कम से कम 25 पॉइंट है, जिसमें से मैंने 5 या 6 पॉइंटों को अच्छे से समझाया हूं। तो मुश्किल से आपको 4 या 5 पॉइंट ही लिखने को आएंगे। तो आप लोगों को जो सरल लगे, पूंजी पर ब्याज, वेतन या कमीशन, आहरण पर ब्याज आदि अनेक पॉइंट इसके अंतर्गत है जिन्हें आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत लागू होने वाले प्रावधान या नियमों को समझाइए। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब साझेदारी संलेख का अभाव मीन्स ये होता है कि जब आपने साझेदारी की प्रमुख बातों के लिए किसी प्रकार के नियम कानून नहीं बनाए हैं तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के नियम इसके अंतर्गत लागू होते हैं। तो कौन से नियम लागू होते हैं? जो
इसके अंतर्गत है। तो पहला पॉइंट है व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार। तो इसके अंतर्गत ये होता है कि जो भी साझेदार रहते हैं, हम किसी भी साझेदार को मना नहीं कर सकते हैं, वो अपने अपने बारी बारी से व्यवसाय के संचालन में भाग ले सकते हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है विवाद का निपटारा। जब कभी साझेदारों के मध्य विवाद हो जाते हैं या आपसी मतभेद चलता है, तो उनका निपटारा या लड़ाई झगड़े होते तो उन्हें कैसे सुलझाया जाता है? तो मत के द्वारा। जैसे 3 साझेदार हैं, तो 3 में से जो 2 साझेदार बोलेंगे उनकी बातों को उस पर माना जाएगा, और 4 है तो 3 साझेदारों की बातों को माना जाएगा। तो ये यहाँ पर विवाद का जो निपटारा होता है वो आपसी बहुमत के आधार पर उसका निर्णय किया जाता है। इसके बाद है लाभ हानि का अनुपात। ये क्वेश्चन विकल्प के रूप में भी आता है कि जब साझेदारी संलेख का अभाव है तो लाभ हानि का बंटवारा किस प्रकार से किया जाता है? तो लाभ हानि का जो बंटवारा जो रहता है वो समान अनुपात में किया जाता है। इसमें चाहे किसी भी साझेदार ने कितनी भी पूंजी क्यों न लगाई हो, लेकिन जब साझेदारी संलेख का अभाव है तो लाभ हानि का जो बंटवारा होगा वो बराबर अनुपात में किया जाएगा। इसके बाद ये वाला पॉइंट जो है ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज के अंतर्गत ये क्वेश्चन भी विकल्प में आता है कि साझेदारों को जब साझेदार द्वारा फर्म को ऋण दिया जाता है तो कितने % ब्याज दिया जाता है? तो उसके जो विकल्प रहते हैं वो 6% वार्षिक, 9%, 8% जो भी रहे। तो इसका जो मुख्य आंसर है वो है 6% वार्षिक की दर से। वार्षिक शब्द का होना अनिवार्य रहता है कि जब से उसने ऋण दिया है तब से उसकी काउंटिंग की जाती है, ना कि पूरे साल का ब्याज दिया जाता है। जब उसने ऋण दिया है तब उसका ब्याज दिया जाता है। उसके बाद फर्म की संपत्ति का प्रयोग। यहाँ पर साझेदारी संलेख के अभाव में जो रहता है, फर्म की संपत्ति का प्रयोग केवल फर्म के उपयोग के लिए ही किया जाएगा, व्यापार के उपयोग के लिए किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फर्म की जो संपत्ति है आप निजी प्रयोगों के लिए नहीं कर सकते हो कि घर लेके चले गए कोई भी संपत्ति, मशीन वगैरह और काम कर रहे हैं, तो वो काम इसके अंतर्गत नहीं किया जाता है। इसके बाद आता है आहरण पर ब्याज। तो जो साझेदार अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से धन या संपत्ति ले जाते हैं, माल ले जाते हैं, तो उसे हम आहरण कहते हैं। आहरण पर ब्याज लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इसके संबंध में जब अभाव रहता है तो इसमें किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लगता है। इसके अलावा भी और पॉइंट है, पूंजी पर ब्याज देना है या नहीं देना, तो पूंजी पर ब्याज भी नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर इन पॉइंटों को हमने आज समझाया है। मिलते हैं अगले वीडियो पर। तो यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि निर्धन बच्चों को इसके विषय में पता चल जाए और हम अपने विषय को अच्छी तरह से और पूरा समझाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।